बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में और सूबाई दारुल-हुकूमत बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक के बाद एक बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं। हर थोड़े दिन के बाद हमें वहाँ से एक ऐसी खबर मिलती है। ये जो इंसिडेंट है, इसमें चमन फाटक है, जो रेलवे फाटक है, उसके करीब जब ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे धमाका खेज़ मवाद था, उसमें धमाका हुआ है और ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे धमाका किया गया और इतना शदीद धमाका था कि ट्रेन की बोगियाँ उड़ गई। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग भड़क उठी। बड़ा खौफनाक धमाका था। ट्रेन को बहुत नुकसान पहुँचा। आसपास गाड़ियाँ थीं, वो सारी जल गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। बल्कि अभी रिपोर्ट हो रहा है कि एक करीब फ्लैट था, उसके अंदर एक फैमिली है, वो फैमिली भी सारी शहीद हो गई। तो ये इतना शिद्दत वाला धमाका था और इसने हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान भर में इसकी मजम्मत की जा रही है। ये दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इनके ऊपर रियासती शिकंजा कसना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं और जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, उनको भी निशाने इबरत बनाना चाहिए। बलूचिस्तान या कोयटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। अगर आपने वहाँ पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहाँ पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब तक की जो इब्तदाई इतलात आई हैं उनके मुताबिक 26 इसमें अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 70 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए और सहाफ़ती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम पे बहुत दबाव है, हम खुलकर इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में, वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। पाकिस्तान में सरकार वैसे ये हथकंडा पिछले काफ़ी अरसे से अपना रही है कि अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पे जब दूर दराज इलाकों में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो। लेकिन मालूमात किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती हैं। अब इस ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियाँ थी और ईद की छुट्टियों में आपको पता है लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों को, तो इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी इस ट्रेन के अंदर सवार थे और शायद निशाना उन्हीं को बनाया गया है। अभी जब तफसीलात आएंगी और बताया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से तो तभी हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्योंकि ट्रेन ईद की छुट्टियों के लिए जा रही थी, तो बलूचिस्तान में जो अहलकार ड्यूटियाँ देते हैं उनमें से जिनको छुट्टी मिलती है वो ईद पे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये उन अहलकारों को टारगेट किया गया या उन्हें निशाना बनाया गया। ट्रेन के अंदर दहशतगर्द इस बार दाखिल नहीं हो सके। लास्ट टाइम जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर दाखिल हो गए थे, पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली थी और बहुत लोग वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन इस मरतबा ट्रेन को एक फाटक के नज़दीक धमाके से उड़ाया गया है और ना सिर्फ बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इससे बहुत दहशत फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दों का एक मेन मकसद होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बार बार एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है। लेकिन इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान में किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, चाहे वो ISI से है, चाहे वो MI से है, चाहे वो IB से है, किसी भी इदारे से है, किसी भी इदारे के इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। उनसे नहीं पूछा जाता कि बताओ भाई ये तुम्हें इतना बड़ा धमाका हो गया, पता क्यों नहीं चला, और ये इतना बड़ा फेलियर हो गया, इसके लिए ज़िम्मेदारी कबूल करो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के मुअज़्ज़िब जो ममालिक हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस अफसरान खुद ही इस्तीफ़े दे देते हैं कि हम आवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हीं इंटेलिजेंस अफसरान को अपने सियासी मकासद के लिए जर्नैल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आप बात करें, चाहे ISI है, चाहे MI है, चाहे IB है या बाकी है, ये सारे आजकल एक ही काम करते हैं। इमरान खान को और उसकी आवाज़ उठाने वालों को कुचल दो, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, बलूचिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी कर लो। इलेक्शन चोरी करने हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनानी है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलना है, मीडिया की आवाज़ बंद करनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है,
उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ कैसे निकालनी है, ये वो सारे काम करते हैं जो सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए जो काम करने पड़े, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पर है। और दहशतगर्दी के मामलात और दहशतगर्द क्या कर रहे हैं उस तरफ सिर्फ उस दिन तवज्जो दी जाती है जिस दिन दहशतगर्दी का वाक़या होता है, वरना अगला वाक़या कभी ना हो। यानी वाक़यात को रोका जा सकता है, आप इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप रोक सकते हैं किसी वाक़े को होने से पहले, लेकिन बड़े बड़े वाक़यात जो पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी कंट्रोल करने में पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें उनके असल काम से हटाकर सियासतदानों के पीछे लगा दिया गया है, और ये हमेशा डिक्टेटर्स करते रहे हैं, अब भी यही हो रहा है। और जो हुकूमत बनाई गई है वहाँ पे उसकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी में लोग मारे जा रहे हैं, उस हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि वो अपनी हुकूमत कायम कैसे रख सकते हैं। यानी सरफराज भुट्टी को जिस वक्त विक्टिम्स के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो धमाके के अंदर मुतासर हुए, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो लोग इस वक्त बाहर खाए हुए हैं, जो परेशान हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए था, या इस वक्त उनको बड़ी अहम मीटिंग्स ले रहे होना चाहिए था। उस वक्त सरफराज भुट्टी एयरपोर्ट पहुंचता है और वो जाकर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल करता है। वजह यह है कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का ख़ास आदमी है, बहुत करीबी है, तो मोहसिन नकवी को खुश रखोगे तो आसिम मुनीर खुश रहेगा, आसिम मुनीर साहब खुश रहेंगे तो जनाब आप वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बरकरार रह सकते हैं। वरना आपकी जगह वो एक जुम्बिश कलम से या ज़बानी कलामी दो जुमले बोलकर वो आपको वज़ारत आला से हटाकर किसी और वज़ीर आला को बलूचिस्तान में लाकर लगा देंगे। तो आप प्रायोरिटी चेक करें ना, आप तरजीहात चेक करें। वज़ीर आला की तरजीहात में विक्टिम्स नहीं है, वज़ीर आला की तरजीहात में वो लोग नहीं हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। हर दफ़ा बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी वज़ीर आला रोना शुरू कर देते हैं, कभी रो के दिखा देते हैं, कभी आंसू बहाकर दिखा देते हैं, कभी जज्बाती बयानात दे देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा वाक़या हो जाता है। फिर दूसरे वाक़े के ऊपर वो दोबारा से रिपीट करते हैं जो कुछ उन्होंने पहले किया होता है, और फिर तीसरा वाक़या हो जाता है। अब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में सारा कुछ ही है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर दाखिला भी है, PCB का चेयरमैन भी है, आर्मी चीफ का बड़ा करीबी साथी भी है, पूरी दुनिया के अंदर जाके स्पेशल मिशन भी करता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मोहसिन नकवी के इख्तियार से बाहर रखी हो मौजूदा निज़ाम में, और ये आसिम मुनीर साहब की बदौलत है। जैसे ही वो आते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं मोहसिन नकवी को लगाते हैं वज़ीर आला पंजाब निगरान, और फिर 1 साल तक उसे वज़ीर आला पंजाब रखते हैं। उसके बाद फिर वो मोहसिन नकवी को एक के बाद एक हर तरह का ओहदा देते हैं। अभी यही मोहसिन नकवी जो है वो ईरान पहुंचा हुआ था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अमन लेकर आना है और ईरान की और अमेरिका की सुलह करवानी है। हालांकि ये इसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आईनी नुक्ता नज़र से इसका ये काम नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी को ईरान में मौजूद होना था, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग तलाश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।